हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं रचित और आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही बेहतरीन पोएट जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की एक बहुत खूबसूरत पोयम गॉड्स ग्रैंडर के बारे में। गॉड्स ग्रैंडर जो पोयम है वो जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने लिखी थी 1877 में ड्यूरिंग द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पर ये उनकी बाकी सभी पोएम्स की तरह उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई इन 1918। इस पोएम के टाइटल की अगर मैं बात करूं तो इस पोएम का टाइटल ओरिजिनली सोनेट रखा गया था, विच लेटर ऑन चेंज्ड टू गॉड्स ग्रैंडर। यह पोएम एक इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट है। अब पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? एक सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का होता है और ये 14 लाइन बनती है दो पार्ट से, जिसमें एक होता है ऑक्टेट और एक होता है सेस्टेट। इसका जो ऑक्टेट होता है जो कि 8 लाइनों का होता है वो एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो करता है जो होती है ए बी बी ए बी बी ए। अब मैं आपको इस पोएम का एक लिटिल आइडिया दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोएम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम लिखी गई थी, जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नई नई चीजें बन रही थी। इस पोएम में पोएट ने उसकी जो रेवरेंस है गॉड और नेचर के प्रति उसको दर्शाया है और इंसानों की जो गॉड और नेचर से जो दूरी हो गई है उसके प्रति जो उसकी निराशा है उसको दिखाया है। तो आइए एक बार हम पोएम को पढ़ लेते हैं। The world is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from shook foil. It gathers to a greatness like the ooze of oil crushed. Why do men then now not track his rod? Generations have trod, and all is seared with trade, bleared, smeared with toil, and wears man's smudge and shares man's smell. The soil is bare now, nor can foot feel being shod. And for all this, nature is never spent. There lives the dearest freshness deep down things. And though the last lights of the black west went, O morning at the brown brink eastward springs. Because the Holy Ghost over the bent world broods with warm breast and with bright wings. The world is charged with grandeur of God. इस लाइन में हमारा पोएट कह रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है वो ईश्वर की ग्रेटनेस से, भगवान की भव्यता से, उनकी ग्लोरी से भरी हुई है। गॉड जो है वो इस पूरी दुनिया में एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह मौजूद है, यानी वो सब जगह मौजूद है। इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शूक फॉइल। वो एक आग की फ्लेम की तरह है। जिस तरीके से हम किसी सिल्वर फॉइल को बहुत तेजी से हिलाते हैं तो उसमें से एक शाइनिंग निकलती है, एक चमक निकलती है, उसी तरीके से पोएट हमें कह रहा है कि जो गॉड की ग्लोरी है, जो उसकी ग्रेटनेस है, वो हमें कभी कभी उस शाइनिंग की तरह या फिर फ्लेम की तरह अचानक से दिखती है, बहुत तेजी से दिखती है। और ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं ये आपको तब समझ आएगी जब आप अगली लाइन पढ़ोगे, जो है इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस लाइक द ooze ऑफ ऑयल क्रस्ट। यहां पोएट कह रहा है कि जिस तरीके से एक रिच ऑयल होता है उसको निकालने का प्रोसेस काफी डिफिकल्ट और लंबा होता है, कि ऑलिव है उन्हें क्रश किया जाएगा, पूरे प्रोसेस के थ्रू वो गुजरेंगे तब जाके वो ऑयल निकलेगा। उसी तरीके से पोएट कह रहा है कि जैसे पिछली लाइन में हमने कहा था कि एक फ्लेम की तरह या शाइन की तरह गॉड की जो ग्लोरी है वो हमें नजर आ जाती है, यहां पोएट कह रहा है कभी कभी उस ग्लोरी को देखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो ग्लोरी हमें कुछ टाइम के बाद दिखती है। Why do men then now not track his rod? अब यहां पोएट एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इंसान गॉड की जो ग्रेटनेस है, गॉड की जो प्रेजेंस है उसको महसूस करता है, उसके बाद भी वो उसकी जजमेंट को, उसकी अथॉरिटी को क्यों नहीं मानता, उसकी चिंता क्यों नहीं करता? जनरेशंस हैव ट्रॉड। अब ये अपना जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर खुद ही दे रहा है। यहां पोएट कह रहा है जनरेशंस हैव ट्रॉड। इसका मतलब है कि जो जनरेशंस हुई है, जो पीढ़ियां हुई हैं इंसानों की, वो इस पृथ्वी पर काफी हजारों सालों से चलती जा रही है, वो वही काम करती जा रही है। हैव ट्रॉड ये 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसकी इंसानों की जिंदगी की मोनोटोनी को दर्शा रहा है कि इंसान वही जिंदगी जिए जा रहे हैं जिस वजह से वो ईश्वर और नेचर दोनों से दूर हो गए हैं।
and all is seared with trade, bleared, smeared with toil. Seared जो वर्ड है उसका मतलब होता है जल जाना, और इस लाइन के अंदर पोएट ने इस जल जाने को एक धब्बे के रूप में बताया है कि इंसानों का ट्रेड यानी जो भी काम है या पैसे के प्रति जो लव है, जो अफेक्शन है मनी को लेकर, उसने इस पूरे नेचर और दुनिया पर एक निशान छोड़ दिया है, गंदा निशान छोड़ दिया है। आगे है ब्लियर्ड एंड स्मियर्ड विद टॉयल, यानी ये पूरी नेचर की जो खूबसूरती है वो इंसान की टॉयल यानी मेहनत और काम से ब्लर हो गई है, अस्पष्ट हो गई है, साफ नहीं रही है, गंदी हो गई है। एंड वेयर्स मैन स्मच एंड शेयर्स मैन स्मेल, ये पूरा नेचर, ये पूरी दुनिया इंसान की गंदगी से भर गई है, और इंसान ने जिस जिस चीज को छुआ है या जहां जहां वो गया है वो सारी चीजें इंसान की बदबू या स्मेल से भर चुकी है। उन सब चीजों में इंसानों की बू आती है। द सॉइल इज बेयर नाउ नॉर कैन फुट फील बीइंग शॉट। यहां पोइट कह रहा है कि इंसानों ने अपने काम के चक्कर में नेचर को बर्बाद कर दिया है, पूरे नेचर को खत्म कर दिया है उनने, और चूंकि अब वो जूते पहनने लग गए हैं तो वो अब जमीन की जो नेचुरल फील है उसको भी महसूस नहीं कर रहे हैं। इंसान नेचर को लेकर इतना इंसेंसिटिव हो गया है कि ना तो उसे इसकी कोई चिंता रही है, ना ही वो इसे कुछ फील करना चाहता है, और ना ही वो कर पा रहा है अपने नए नए इन्वेंशंस के थ्रू। जैसे कि उसने जूता बनाया तो उससे अब वो जमीन को फील भी नहीं कर पा रहा है, उसके कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज नेवर स्पेंट। अब जब हम ऑक्टेट में आ रहे हैं तो यहां हमारा पोएट जो उसने पिछला पेसिमिस्टिक जो उसका मूड हो गया है उसको रिलीजियस फेथ के साथ में चेंज कर दिया है। अब यहां हमारा पोएट कह रहा है एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज नेवर स्पेंट, कि ये सब हो जाने के बाद भी जो नेचर है वो कभी खत्म नहीं होता, वो बरकरार रहता है, उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। There lives the dearest freshness deep down things। यहां पोइट कह रहा है कि इंसान चाहे कितनी भी इन्वेंशन कर ले, कितनी भी नई नई चीजें बना ले, कितना भी नेचर को बर्बाद करने की कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी जो गॉड का क्रिएशन है, नेचर जो गॉड ने बनाई है, उसकी फ्रेशनेस कहीं ना कहीं बरकरार रहती है, उसे इंसान कभी खत्म नहीं कर पाएगा। कि डीप डाउन कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर नेचर की जो फ्रेशनेस है, जो खूबसूरती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। एंड दो द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट वेंट, ओ मॉर्निंग एट द ब्राउन ब्रिंक ईस्टवर्ड स्प्रिंग्स। यहां पर पोइट कह रहा है कि चाहे सूरज हमेशा वेस्ट में जाकर छुप जाता हो, चाहे सूरज के छुपने के बाद रात आ जाती हो, पर हमेशा एक नया सवेरा होता है, एक नया उजाला आता है। ईस्ट की तरफ से वापस सनराइज होता है, वापस सूरज आता है, वापस दिन आता है। तो पोइट यहां पर रिलीजियस फेथ के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक मूड में आ रहा है। जैसा उसने पहली लाइन में कहा कि चाहे सब कुछ गड़बड़ हो जाए, चाहे सूरज छिप जाए वेस्ट में जाकर और रात आ जाए, जो कि पेसिमिस्टिक माना जाता है, जिसे निराशावादी माना जाता है, पोइट कह रहा है कि एक नया सवेरा आएगा, ईस्ट से वापस सूरज उगेगा और सब चीजें वापस सही हो जाएगी। Because the Holy Ghost over the bent world broods with warm breast and with bright wings। यहां पोइट ने जो होली गोस्ट यूज किया है वो उसने गॉड के लिए किया है, और वो कह रहा है कि जिस तरीके से जो चिड़िया होती है वो अपने अंडे और बच्चों का ध्यान रखती है, उसके ऊपर अपने पंखों को फैलाकर रखती है, उनको गर्म रखती है, उनको सुरक्षित रखती है, उसी तरह जो गॉड है वो भी हमको सुरक्षित रखता है, वो भी हमारा ध्यान रखता है। तो ये थी हमारी पोएम गॉड्स ग्रैंडर। अगर मैं इसकी राइम स्कीम की बात करूं तो ये, जैसा मैंने आपको बताया, एक पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है। तो इसका जो ऑक्टेट है वो फॉलो कर रहा है ए बी बी ए, ये वाली राइम स्कीम, और इसका जो सेस्टेट है उसमें फॉलो हो रही है सी डी सी डी सी डी। और अब अगर मैं बात करूं इसकी थीम्स के बारे में, तो इसका जो मेन थीम है वो है गॉड, नेचर एंड मैन। थ्रू आउट द पोएम पोएट ने हमें गॉड और नेचर का जो रिलेशन है ह्यूमन के साथ, उसके बारे में बताया है। पोएम में पोएट ने गॉड को डिस्क्राइब किया है, उसकी ग्रेटनेस को डिस्क्राइब किया है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने नेचर के काफी सारे जो इवेंट्स है उनको यूज किया है। उसने मैन की इनसेंसिटिवनेस भी बताई है कि वो कैसे अपने दूसरे कामों में इतना खो गया है कि उसने गॉड और नेचर दोनों को उसने भुला दिया है, वो उनसे काफी दूर हो गया है।
तो मैं कहूंगा गॉड, नेचर एंड मैन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। अब इसके अगर मैं दूसरे थीम की बात करूं जो कि मैं कहूंगा माइनर थीम है, वो है इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये पोएम जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने लिखी थी सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम। जिस टाइम नए नए टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत सारी चीजें बन रही थी, इन सब के बीच इंसान की नेचर से दूरी हो गई थी और इन सब को लेकर, इन सब की वजह से इंसानों ने नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जो आज भी चल रहा है। ये दो थे इस पोएम के मेन थीम्स। तो इसी के साथ मैं करता हूं इस वीडियो को खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय।